स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान में इकाई 2 है हमारी काव्य पाठ। इस इकाई से जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए आपकी हेल्प होती रहे और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको मिलती रहे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है। प्रश्न 16 है, मानविकीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हमें मानवीकरण अलंकार की परिभाषा बतानी है, और वो भी उदाहरण के सहित। तो देखिए, मानवीकरण अलंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ निर्जीव पदार्थों या वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोपण किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ निर्जीव वस्तु को सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। दोस्तों, जहाँ पर कोई भी निर्जीव वस्तु है ना, जिसके अंदर जीव नहीं है, उसको हम निर्जीव बोलते हैं। ऐसी कोई भी निर्जीव वस्तु जिसको हम सजीव वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वहाँ पर हमारा होता है मानवीकरण अलंकार। देखिए, इसके उदाहरण से हम समझेंगे कि कैसे हम निर्जीव वस्तु को सजीव रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। हमें यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। अब देखिए, मेघ मेघ बोलते हैं बादलों को। अब बादल एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन सजना संवरना काम किसका काम है? हम सजीव मनुष्यों का, है ना। हम सजीव है और मेघ निर्जीव है। लेकिन यहाँ पर कवि ने तुलना की है मेघ की, कि वो बड़े बन-ठन के संवर के आए हैं। उसके बाद देखिए, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा यानी कि शाम। शाम क्या है? सुनहरे तीर बरसाती, और जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी जैसी वो आ रही हैं। उसके बाद, मृत्यु ने अपने शीतल हाथ रखे उस पर आकर तत्काल। अब मृत्यु ने अपने शीतल हाथ, शीतल यानी कि बहुत ही कोमल या ठंडे हाथ रखे उस पर आकर तत्काल। जैसे ही वो आई और उसने उसके ऊपर हाथ रख दिया ठंडा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? ये एक निर्जीव वस्तु है और उसकी हम सजीव से तुलना कर रहे हैं। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदर परी से धीरे धीरे। अब मेघमय आसमान से यानी कि आसमान पूरा बादलों से भरा हुआ है, और संध्या सुंदरी शाम उसके ऊपर से परी की तरह धीरे धीरे उतर रही है। अब परी क्या है? परी एक सजीव वस्तु है, सजीव है ना, सजीव है। और मेघ क्या है? एक निर्जीव है। तो यहाँ पर हमने उस निर्जीव चीज की तुलना सजीव से की है ना, उसको सजीव के रूप में हमने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, जैसे ये जो पंक्तियां हमने देखी, इन पंक्तियों में निर्जीव वस्तु को जीवित रूप में चित्रित किए जाने के कारण यहाँ पर हम मानवीकरण अलंकार मान सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न 17 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए दोस्तों आप इसको जरूर याद कीजिएगा, और इसको आप नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। वेरी 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 महत्वपूर्ण प्रश्न समझ कर इसको याद कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न 17 देखिए दोस्तों, प्रश्न 17 हमें दिया हुआ है, महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई दो अंतर लिखिए। हमें महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताना है। तो देखिए, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है, खंडकाव्य में जीवन के एक पक्ष का उद्घाटन किया जाता है। यानी कि महाकाव्य वो होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके जीवन में जो जो भी घटनाएं घटी, उन सारी घटनाओं का वर्णन महाकाव्य में किया जाता है। लेकिन खंडकाव्य में उस व्यक्ति की किसी जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का ही वर्णन खंडकाव्य में होता है। महाकाव्य विस्तृत होता है तथा खंडकाव्य संक्षिप्त होता है। बिल्कुल दोस्तों, जब हम महाकाव्य में पूरे जीवन का वर्णन कर रहे हैं, बचपन से जन्म से लेकर मृत्यु तक का, तो वो तो विस्तृत होगा ही, है ना, वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन खंडकाव्य क्या है? ये छोटा होता है, क्योंकि इसमें हम जीवन की किसी एक घटना का वर्णन करते हैं। महाकाव्य में प्रकृति चित्रण विशद रूप से किया जाता है, प्रकृति के बारे में उसके महाकाव्य में बिल्कुल ही ज्यादा विस्तार से बताया जाता है। जबकि खंडकाव्य में प्रकृति चित्रण संक्षिप्त रूप में, यानी कि कम शब्दों में प्रकृति का वर्णन किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होगी, क्योंकि महाकाव्य उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन है, तो उसके जीवन में जितने भी लोग उससे मिलेंगे, वो सारे उस महाकाव्य के पात्र कहलाएंगे। लेकिन खंडकाव्य में पात्र कम तथा सीमित होते हैं, क्योंकि खंडकाव्य में हम उसके जीवन की किसी एक घटना का ही वर्णन करते हैं। तो लाजमी है कि दोस्तों, एक घटना का वर्णन होगा तो उसमें पात्र भी कम होंगे। उसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न 18 हमें दिया हुआ है, मात्रिक छंद किसे कहते हैं? किसी एक मात्रिक छंद का नाम लिखिए। हमें मात्रिक छंद के बारे में बताना है, मात्रिक छंद क्या होता है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, मात्रिक छंद की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है, या ऐसा छंद जिसकी गणना हम मात्राओं के आधार पर करते हैं, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद में रोला और चौपाई आते हैं ना। छंदों में रोला छंद और चौपाई छंद ऐसे छंद है जो कि मात्राओं के आधार पर गिने जाते हैं, और इन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। प्रश्न 19, वर्णिक छंद किसे कहते हैं? किसी एक वर्णिक छंद का नाम लिखिए। अब हमें वर्णिक छंद के बारे में बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्णिक छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है। सुमति छंद वर्णिक छंद का एक प्रकार है ना। मात्रिक छंद में क्या है? उसकी जो गणना है वो मात्राओं के आधार पर की जाती है, और वर्णिक छंद में उसकी रचना जो गणना है वो वर्णों की गणना के आधार पर उसकी रचना की जाती है, इसलिए उसको हम वर्णिक छंद कहते हैं। प्रश्न 20 हमें दिया हुआ है,
पाठ्य मुक्तक एवं गैर मुक्तक में अंतर लिखिए। हमें पाठ्य मुक्तक और गैर मुक्तक में अंतर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपकी परीक्षा के लिए ये भी प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, तो आपको इसको एक नज़र जरूर देखिएगा। हमें पाठ्य मुक्तक एवं गैर मुक्तक में अंतर बताना है। तो देखिए इसका उत्तर, पाठ्य मुक्तक और गैर मुक्तक में 3 अंतर इस प्रकार है। पाठ्य मुक्तक का पाठ किया जाता है, जबकि गैर मुक्तक लय में गाए जाते हैं, है ना। पाठ्य मुक्तक क्या होता है, इसको हम पढ़ सकते हैं, इसको हम पाठ करते हैं। लेकिन गैर मुक्तक को हम लय के साथ गा सकते हैं, संगीत के साथ इसको हम गा सकते हैं। पाठ्य मुक्तक में लय, तुक, छंद आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है। जब हम किसी भी पाठ्य को पढ़ते हैं, मुक्तक को, तो उसका अगर हम पाठ करते हैं तो उसमें लय, तुक, छंद किसी का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। जबकि गैर मुक्तक, जब हम कोई संगीत के साथ गैर मुक्तक को गा रहे हैं, तो इसमें छंद, विधान युक्त रचना होती है। आधुनिक मुक्तक काव्य पाठ्य मुक्तकों की कोटि में आता है, जबकि सूर, तुलसी प्रसाद, पंत आदि के पद गीत गैर मुक्तक है ना दोस्तों। जैसे बहुत ही सिंपल है, देखिए जिसको हम पाठ कर सकते हैं वो पाठ्य मुक्तक, और जिसको हम संगीत के साथ गाते हैं वो हमारा गैर मुक्तक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो आपके बाकी जो बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।